दोस्तों 2019 में आई टॉड फिलिप की ये जोकर मूवी, ये नहीं, ये वाली जोकर। सबसे पहले सिनेमैटोग्राफिकली ये मूवी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और कई लोग इसको नोटिस नहीं करते, पर इसके विजुअल्स की अपनी एक लाइफ थी, वो इवॉल्व होते हैं। शुरुआत में आप देखोगे कलर पैलेट बहुत म्यूटेड होते हैं या डीसैचुरेटेड कलर्स यूज होते हैं, लाइटनिंग भी एकदम नेचुरल होती है और काफी शैडोज दिखती हैं, और कैमरा या तो एकदम स्टिल होता है और अगर मूवमेंट होती भी है तो बहुत स्लो होती है। ये सब आर्थर की बेरंग और रुकी हुई जिंदगी को दिखाती है और कैसे वो धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा है। फिर जब वो जोकर का पर्सोना जीने लगता है तो कलर पैलेट एकदम ब्राइट हो जाते हैं, कैमरा मूवमेंट्स भी तेज हो जाते हैं और लाइटिंग को भी आप देखोगे एकदम ब्राइट सी लाइटिंग दिखती है। ऐसा एवोल्यूशन आपको मूवी के साउंड ट्रैक में भी दिखेगा। और रही बात एक्टिंग की, एक्टर वाकिन फीनिक्स जोकर के शूट से पहले लगभग 82 केजीज के थे, पर इस कैरेक्टर के लिए वो 54 केजीज के हो गए। इतना वजन जो उन्होंने घटाया वो कोई स्ट्रिक्ट डाइट करके नहीं घटाया, उन्होंने सिर्फ दिन की एक सिगरेट पी और एक सेब खाया, बस। बताया जाता है कि उनका शूट के वक्त इतना बुरा हाल होता था कि ये सीढ़ियां भी एक बार चढ़ने में उनको चक्कर आ जाते थे। वाकिन के को एक्टर बताते हैं कि ये वाला सीन, ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, ये पूरी की पूरी इम्प्रोवाइजेशन है। इसीलिए जो उनको ऑस्कर मिला उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो वेल डिजर्व्ड था। पर इस मूवी को जब मैं देख रहा था मेरा ना कुछ ऐसा रिएक्शन था अंदर से, निहायती क्रिंज मूवी है। अब कई लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, पर इस अनपॉपुलर ओपिनियन को समझने के लिए ना आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये जोकर कैरेक्टर आया कहां से है। क्योंकि पता है ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जोकर एक कैरेक्टर था जो पहले बहुत अच्छा था पर उसके साथ बहुत बुरी चीजें हुई तो वो इतना बुरा एकदम अनप्रिडिक्टेबल क्रिमिनल मास्टरमाइंड बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमिक आर्टिस्ट जेरी रॉबिन्सन ने द मैन हु लाफ्स मूवी से इंस्पायर होकर 1940 में बैटमैन इशू नंबर 1 में पहली बार जोकर को दिखाया। बैटमैन के कई सबसे पुराने कॉमिक्स इशू में कई बैटमैन के विलन्स जैसे टू फेस, स्केयरक्रो सबकी ना ओरिजिन स्टोरी दिखाई है, पर कभी भी जोकर की कोई ओरिजिन स्टोरी शुरुआत में नहीं दिखाई गई। बस यही दिखाया है कि ये बिल्कुल कोई अननोन ओरिजिन का एक जोकर फेस पेंट पहनने वाला टेररिस्ट है, बस। आगे फिर 1988 में एक कॉमिक आई द किलिंग जोक नाम से, उसमें दोबारा जोकर को दिखाया जाता है और इसमें पहली बार जोकर का ओरिजिन दिखाते हैं कि वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन होता है जिसको जॉब नहीं मिल रही होती और उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ होती है, तो वो पैसों के लिए चोरी करता है। अब एक दिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एक एक्सीडेंट में मर जाती है तो वो चोरी छोड़ने का सोचता है, तो उसके साथ के जो मॉब होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर ये काम तुमने छोड़ा तो वो इसको मार देंगे। तो एक दिन चोरी के टाइम बैटमैन आ जाता है, बाकी सब तो लोग भाग जाते हैं पर जोकर भाग नहीं पाता। तब भी वो बैटमैन से बचने के लिए एक केमिकल के वैट में कूद जाता है। फिर जब उधर से निकलता है तो उसके चेहरे का रंग बायोलॉजिकली ऐसा सफेद सा हो गया होता है कि वो उसको उतार ही नहीं पाता और केमिकल्स की वजह से वो और ज्यादा पागल भी हो गया होता है। फिर मेन बात यह आती है कि इस कॉमिक की कहानी में आगे ये भी बताया जाता है कि ये जो जोकर की बैक स्टोरी अभी मैंने आपको बताई वो जोकर की इमेजिनेशन थी। जोकर की असली बैक स्टोरी के बारे में जोकर कुछ ये बोलता है, समटाइम्स आई रिमेंबर इट वन वे, समटाइम्स अनदर, इफ आई एम गोइंग टू हैव अ पास्ट आई प्रेफर इट टू बी मल्टीपल चॉइस। मतलब इसकी कोई कैनोनिकली बैक स्टोरी दिखाई ही नहीं गई है ही नहीं। इसको बस शुरुआत से ऐसा दिखाया है कि ये कोई एक क्रिमिनल है और इसकी क्रिमिनलिटी, इसके गलत काम करने का कोई ऐसा रीजन नहीं है। इसलिए जोकर की कोई एक डेफिनेट ओरिजिन स्टोरी होना, ये आइडिया जो इस मूवी में दिखाया है, सबसे पहली चीज तो ये गलत है। हाँ, पर इस चीज पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसकी पड़ोसन वाला सीन हेल्यूसिनेशन था, वो सोच ही रहा था, उसकी इमेजिनेशन थी, पर उसका ये वाला सीन, उसकी जॉब वाला सीन, ये सब तो रियल थे, ये सब तो एक तरीके से कैनन की तरह दिखाए हैं, इसलिए ये चीज गलत है। और इन सारी कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में जोकर का कोई एक डेफिनेटिव पास्ट ना दिखाने का रीजन रहा है। ये रीजन उसको बाकी विलन से बिल्कुल अलग बनाता है। पहले तो इसको ऐसा दिखाया गया है कि इसको दुनिया के सारे गलत काम या लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। इसका इतने क्रिमिनल होने का कोई रीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इससे कहानी सुनने वाला इस सोच में पड़ जाएगा कि कोई भी बिना रीजन के इतना बुरा कैसे हो सकता है।
और फिर इससे यह आइडिया निकलता है कि जोकर खुद इंसान अनप्रिडिक्टेबल है और उसकी आदतें भी अनप्रिडिक्टेबल है और वो जो काम करता है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। अब आप एक बार याद करो कि इसको देखकर आपको ऐसा लगा कि ये डेंजरस भी बहुत है और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब इसके साथ में कोई बैठा होगा तो उसकी जेन्युइनली फटेगी। आपको लगा ऐसा? ये मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मूवी में भी ये चीज दिखाई है कि ये उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हीं लोगों को एकदम अनप्रिडिक्टेबली मार देता है जिन्होंने इसको बिलिटल किया होता है, मतलब इसकी बेइज्जती की होती है, इसको नीचा दिखाया होता है या इसको गलत प्रूव किया होता है। पर ये उन सबको माफ कर देता है जिन्होंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जैसे वो पड़ोसन या फिर वो गिट्ठा या फिर वो जो साइड में आंटी बैठी होती है जिसकी ये पप्पी लेता है वो। अब स्पेसिफिकली फिल्म्स के कैरेक्टर्स की बात करें तो ये आप ज्यादातर अच्छी मूवीज में देखोगे कि कोई भी कैरेक्टर, उनमें जो भी कैरेक्टर होता है वो लोगों को तभी पसंद आता है जब उसके बहुत ही रियलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं, और उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स की वजह से उसको नंबर 1 कुछ चाहिए होता है, नंबर 2 उस चाहत के लिए वो कोई एक्शन लेता है। अब आर्थर के कैरेक्टर को चाहिए होता है कि वो डेस्परेटली कॉमेडियन बनना चाहता है क्योंकि उसे लोग पसंद करें, और स्पेसिफिकली पसंद आना वो इस सीन में भी इमेजिन करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो सिर्फ पसंद नहीं आना चाहता, वो लोगों पर पावर भी चाहता है। इसलिए जब वो उन 3 लड़कों को मारता है तो एक वॉशरूम में जाकर वो डांस करने लगता है, उस मोमेंट को वो एंजॉय करता है। फिर मूवी में आखिर में भी दिखाते हैं कि लोग फाइनली उसको पसंद करने लगे हैं, और आखिर में जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको उठाकर उसको चेयर करने लगते हैं, दोबारा फिर वो डांस करने लगता है। उस मोमेंट पर भी वो एंजॉय कर रहा होता है। अब बात आती है नंबर 2 की, वो जो चाहता है उसको पाने के लिए वो क्या क्या करता है। अब इस चीज को समझो, अगर आपने मूवी ध्यान से देखी हो तो सोचो कि ये कहीं नहीं दिखाया जाता कि उसने खुद ऐसा क्या किया, मतलब इसने लोगों की वाहवाही पाने के लिए ऐसा क्या किया जो लोग इसके सपोर्टर बन जाएं। मूवी में हम देखते हैं कि ये स्ट्रेस्ड आउट और बुली होता है, तो बस ये इतना करता है कि उन 3 अमीर लड़कों को मार देता है जोकर के यूनिफॉर्म में। बस फिर लोग इसको चेयर करने लगते हैं और जोकर का पर्सोना ले लेते हैं। लोग जोकर का पर्सोना इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ब्रूस वेन एक टीवी इंटरव्यू में अनप्रोडक्टिव लोगों को इनडायरेक्टली जोकर बोल देता है। मतलब आर्थर ने कुछ इंटेंशनली नहीं किया, ये 2 चीजें अलग रीजन की वजह से हुई और आखिर में आके मिल गई। इसके बाद भी मूवी में प्लॉट होल नहीं बोलेंगे बट एक रियलिस्टिक लॉजिक वाला प्लॉट होल, ये कहीं नहीं दिखाया जाता कि वो अनप्रोडक्टिव पुअर लोग इतने गुस्से में क्यों थे कि वो लोग ब्रूस वेन की इतनी छोटी सी बात पर एकदम से यूनाइट हो गए और भड़क गए। वो गौतम सिटी का कोई पहले से मेयर नहीं था कि उस पे पुरानी चीजों का कोई गुस्सा हो। गौतम सिटी में ऐसा क्या हो रहा था कि लोग इतने ज्यादा डिप्रेस थे। ये चीज ना थोड़ी बहुत ही दिखाई जाती है आर्थर के ही पर्सपेक्टिव से। वो किसी गंदी स्ट्रीट से गुजर रहा है, गंदी सी जगह में रहता है, या फिर आर्थर खुद ही ये चीज बोलता है, Is it just me, or is it getting crazier out there? It is certainly tense. People are upset. पता है फिल्म्स का एक गोल्डन रूल होता है, शो डोंट टेल, और कैसे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से ही सिटी को बहुत ज्यादा बुरा दिखाना है और लोग एकदम परेशान हैं और एक दूसरे को खाने को हो रहे हैं, ये कैसे दिखाना है। ये टैक्सी ड्राइवर मूवी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें ट्रैविस, जो कि ये टैक्सी ड्राइवर है, वो रात दिन टैक्सी चलाता है। हम उसका ही पीओवी देखते हैं कि उसको हर तरह के लोग शहर में घूमते हुए दिखते हैं, गुंडे, लुटेरे, ठरकी बुड्ढे, छोटी छोटी लड़कियां जो अपने आप को बेच रही हैं, या फिर जवान लड़के जो उन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। उसके दोस्त ऐसी कहानियां भी बताते हैं जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर को मार दिया। अब टॉड फिलिप टैक्सी ड्राइवर की ये न्यूयॉर्क वाली फील तो कॉपी करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि इसकी अच्छी चीजें भी क्या थी। अब दूसरा जो रियलिस्टिक लॉजिक प्लॉट होल है, उसको इस तरीके से समझो कि मान भी लें कि लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे, तो जोकर के ही पर्सोना से लोग इतनी जल्दी कैसे इंस्पायर हो जाते हैं और फिर यूनाइट भी हो जाते हैं और उसको अपना माउथ पीस या लीडर भी मानने लगते हैं। ये चीजें कैसे होती हैं। और पता एक सीन भी आता है जिसमें फ्रैंकलिन मरे आर्थर से पूछता है क्या वो राइट्स में इन्वॉल्व है या किसी तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, तो आर्थर ये बोलता है, When we spoke earlier, you mentioned that this look is not a political statement. Is that right? That's right, Murray. I'm not political. And that you did this to start a movement, to become a symbol? Come on, Murray. Do I look like the kind of clown that could start a movement? इसलिए मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि लोग इसको एकदम से
अपना लीडर क्यों मानने लगते हैं? ये तो कॉज भी सपोर्ट नहीं करता। अब ये जो गरीब लोग या फिर जवान लड़के किसी भी रायट में इतनी जल्दी इन्वॉल्व कैसे हो जाते हैं, ऐसे उग्रवादी कैसे बन जाते हैं, इसका एग्जाम्पल फाइट क्लब मूवी बहुत अच्छा देती है। टाइलर के फाइट क्लब शुरू करने के बाद काफी ऐसे सीन्स आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि लोग इतने तंग हैं कि वो अपना गुस्सा उतारने के लिए फाइट क्लब ज्वाइन करते हैं। वहां वो किसी को मारते हैं तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आसपास वाले लोग उनको चेयर करते हैं, और अगर वो किसी से पिट भी जाते हैं तब भी लोग उनको चेयर करते हैं, उनको आके उठाते हैं। वो किसी कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, उनको ये एहसास होता है। आप ये भी देखोगे कि कई लड़के घर छोड़कर जबरदस्ती टाइलर के घर में रहने लगते हैं। टाइलर भगाता भी है तब भी वो रहना चाहते हैं क्योंकि उनको टाइलर के साथ एक अपनेपन वाली फीलिंग आती है। टाइलर उनका फादर फिगर बन जाता है। फिर वो टाइलर की हर अच्छी और बुरी बात मानते हैं। अगर टाइलर कुछ नहीं भी बोलता है तो वो उसमें भी रूल ढूंढ लेते हैं। A member of Project Mayhem has a name. His name is Robert Paulson. आप रियल लाइफ में भी देखोगे और मूवीज में भी कि कोई भी कैरेक्टर एक्शंस लेता है अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर। वॉल्टर वाइट को टूको से जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपनी केमिस्ट्री की समझ का इस्तेमाल करता है जिसमें वो अच्छा है। रैंचो को अगर सीनियर से बचना होता है तो वो अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाता है, उनको झटका देता है। पहले तो मुझे यही चीज समझ नहीं आई कि इसकी साले की स्ट्रेंथ क्या थी, पर जोकर को अगर आप कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज में देखो तो वो एकदम वीक दिखाया है। वो फिजिकली बैटमैन के हर विलन से कमजोर है। बैटमैन को वो फिजिकल फाइट में बीट नहीं कर सकता, पर वो कैरिज्मेटिक है, वो सेडिस्ट टॉर्चरर है और बहुत ही इंटेलिजेंट मैनिपुलेटर है, और सबसे बड़ी बात वो काफी ज्यादा डेयरिंग है। उसे कोई कितना भी मार ले उसे दर्द नहीं होता, उसे डर नहीं लगता। अब आपको लगता है कि ये कैरेक्टर ऐसा था? Knock, knock. And you had to look that up? अब यहीं आप द डार्क नाइट वाले जोकर को कंपेयर करो। पहले तो वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखाया है, उसके कई सारे पास्ट रहे हैं, My father. I had a wife. प्लस वो डेयरिंग भी है और पिटने या मरने से नहीं डरता, और काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और वो टॉर्चरर दिखाया है। So you think कि जब भी वो किसी को मारता है तो उसके दर्द में मजा लेता है। और मूवी की सबसे मेन बात कि वो मास्टर मैनिपुलेटर दिखाया है। और इन सब के अलावा भी अमेजिंग बात ये थी कि कैरेक्टर के डीपर मोटिव्स को इनडायरेक्टली दिखाने की कोशिश भी की है। ये चीज कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में भी इतना नहीं दिखाया जितना अच्छे से इस मूवी में दिखाया है। Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. तो जोकर लोगों को, बैटमैन को या हार्वी डेंट को मारना नहीं चाहता, वो इन सबको इनकी औकात दिखाना चाहता है। और भी अच्छी बात यह है इस कैरेक्टर की कि इसकी जो फिलॉसफी है वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। हिस्ट्री से हम देख रहे हैं कि स्कीमर्स, ये साले प्लान्स बनाने वाले कभी भी पलट जाते हैं, अपने लोगों को ही मारने लगते हैं। जूलियस सीजर को देख लो, नेपोलियन को देख लो, लेनिन को देख लो। समझ रहे हो जोकर की फिलॉसफी कितनी ज्यादा स्ट्रांग रही है? कोई क्यों ना हो उससे आकर्षित। अब आप बताओ कि इसको देखकर लगता है कि इसकी कोई फिलॉसफी थी? They think that we'll just sit there and take it like good little boys. I mean, there's so much self-pity, Arthur. एक तरफ डार्क नाइट में बैटमैन भी जोकर के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, और इसको शायद वो सवाल भी करने नहीं आते। मतलब प्रॉब्लम तो यह है कि इस कैरेक्टर को पहले तो इतना बचकाना दिखाया है, और मुझे तो पहले इसकी जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं लगा। ये न्यूयॉर्क में अच्छे बड़े फ्लैट में रहता है। 80s में इसके घर में टीवी लगा है, लाइटें हैं, खाने को है, फ्रिज है। प्रॉब्लम यह है कि माँ बीमार है तो उसकी हर चीज करनी पड़ती है। ये खुद भी थोड़ा बीमार है और इसके पास जॉब नहीं है। अब इस कैरेक्टर के पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो मैं किसी भी डेटा पॉइंट के बिना बोल सकता हूं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में 50% लोगों के पास वो चीजें नहीं है। आप देखोगे कि मूवी में हर कोई इसको परेशान करता रहता है। वो जो लेडी बैठी हुई होती है बस में, वो इसको झाड़ देती है, उसका कोई रीजन नहीं दिखता। या फिर ट्रेन में जो लड़के होते हैं वो इसको मारने लगते हैं, या फिर वो जो लड़के होते हैं वो इसका बोर्ड लेके भाग जाते हैं, या फिर इसका जो बॉस होता है वो भी इस पे गुस्सा रहता है, वो भी इसकी बात नहीं सुनता। मतलब व्यूअर्स के दिमाग में ना सिंपैथी फोर्सफुली इवोक कराने की कोशिश की गई है, कहानी नहीं बताई गई मूवी में। टाइलर या जोकर के नीचे जो काम करेंगे ना, उनमें सबसे पहला पिटने वाला गुंडा लगता है ये खुद लीडर नहीं लगता। अब बात आती है कि डार्क नाइट में ऑलरेडी जोकर का कैरेक्टर जिस तरीके से दिखा रखा था वैसा क्रिएटर नहीं बनाना चाहते थे। ये बात एकदम सही है कि हर क्रिएटर कुछ ना कुछ अलग बनाना चाहता है। पता है, कुछ लोग ये आर्गुमेंट करते हैं
कि डार्क नाइट वाला जोकर इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया था कि और कुछ जोकर के बारे में एक्सप्लोर करने को रहा ही नहीं। इसलिए इन लोगों ने जोकर बहुत बचकाना सा बना दिया। What's funny or not? देखो, डार्क नाइट मूवी में हमें यह तो पता चल जाता है कि जोकर कैसे और किस तरीके से बुरे काम करता है और वो क्यों कर रहा है, पर हमें यह नहीं पता चलता कि क्यों लोग जोकर को फॉलो करने लगते हैं। जैसे एक सीन होता है जिसमें जोकर सारे पैसे जला देता है और आप देखोगे कि जोकर पैसे नहीं जला रहा होता, उसके नीचे जो काम करते हैं वो पैसे जला रहे होते हैं। तो ये चीज मान सकते हैं कि ये लोग जोकर के लिए पैसे की वजह से काम नहीं कर रहे। तो कैसे ये जो लड़के होते हैं ये जोकर जैसे कैरेक्टर्स के भक्त बन जाते हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा होता है, ये चीज फाइट क्लब में भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं हुई है, जो कि इस जोकर मूवी में एक्सप्लोर हो सकती थी। इसीलिए अगर इस जोकर मूवी में जोकर को कुछ ऐसा दिखाते, ये मैनिपुलेटिव है लिटिल फिंगर की तरह और सेडिस्ट है बोल्टन रैमसी की तरह, कैरिस्मेटिक है टाइलर डर्डन की तरह, और आप सोच रहे हो कि वो जोकर कितना अमेजिंग होता, भले ही उसकी बैक स्टोरी भी दिखा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कैरेक्टर को देखने में मजा आता है तो लोग कई चीजें इग्नोर भी कर देते हैं। मैं तो जरूर कर देता। स्टिल पता है लोगों को ये जोकर मूवी इसलिए पसंद आई क्योंकि पहले तो इतनी ज्यादा इग्नोरेंस है इस कैरेक्टर को लेके, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, ये असल में था क्या, और ये वाली अडेप्टेशन कितनी कोसों दूर है किसी भी अडेप्टेशन से। और दूसरी चीज आप ये देखोगे कि सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे भी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है तो लोग उसको बिना सोचे समझे फॉलो करने लगते हैं। मतलब कोई भी आइडिया है और वो आइडिया क्यों इतना फेमस है ये जाने बिना लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं। इसको बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। ये चीज आप ये जो इंस्टाग्राम की रील्स होती है ना, जैसे ये वाली या फिर ऐसी कहीं आती रहती हैं, कितने ट्रेंड्स आते रहते हैं। इसलिए डार्क नाइट जोकर की आइडियोलॉजीज और फिलोसफीज और उसको जो ऑस्कर मिला था उसकी एक्टिंग की वजह से जोकर कैरेक्टर की इतनी ज्यादा हवा बन गई थी कि ज्यादातर लोग उसको पसंद करने लगे थे, और जो नहीं भी पसंद कर रहे थे वो और लोगों को देखकर पसंद कर रहे थे। फिर ये ट्रेंड जब इंडिया में आया तो लोग रील्स बना रहे हैं, लोग जोकर की एक्टिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे पोस्टर रख रहे हैं। तो जब लोग इसी हवा के पार्ट बन गए और जोकर के कैरेक्टर को ही कूल मानने लग गए, ना कि डार्क नाइट वाले जोकर को स्पेसिफिकली, इस जोकर के कैरेक्टर को ना ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मूवी में, कुछ ऐसा अमेजिंग नहीं करना पड़ा मूवी में जिससे कि लोग इसको पसंद करें, और ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इसकी एक अच्छी इमेज थी तो ये मूवी चल गई और अभी भी लोगों को इसीलिए ही पसंद आती है। और पता है ये जो कैरेक्टर था ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ना, और अडेप्टेशन से इतना दूर था, इसी वजह से फॉलीडू मूवी को कोई पसंद नहीं कर रहा। ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करो।